Hi, good morning everyone. This is Dilshad Nisar, Faculty of Academy of UPSC, and in this lecture we are going to talk about the syllabus of philosophy optional and what exactly we did in philosophy optional. ये philosophy में के केस में हमें ये जानना ज़रूरी है ना कि हम philosophy optional में हम पढ़ते क्या हैं. क्यों? क्योंकि see when we talk about polity, when we talk about history, when we talk about geography, we do have very clear perception that what exactly we are going to study. But when we talk about philosophy, we do not have any kind of perception that, है ना, लोगों का परसेप्शन क्या होता है कि हम फिलॉसफी में पढ़ते क्या हैं, पहले तो हमें यही नहीं पता. तो जब हमें यही नहीं पता कि फ़िलासफ़ी में हम पढ़ते क्या हैं, तो लोग फ़िलासफ़ी ऑप्शनल लेंगे ही क्यों. इनफैक्ट उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि या फ़िलासफ़ी, क्योंकि फ़िलासफ़ी ऑप्शनल का सिलेबस जो है वो काफ़ी छोटा है, इसलिए हम ले लेते हैं. बट हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि फ़िलासफ़ी हम पढ़ते क्या हैं. ऑफ कोर्स फ़िलासफ़ी इज़ अ मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है. मगर कोई भी जब हम ऑप्शनल चूज़ करते हैं तो उनका सबसे जो बेहतर तरीका होता है वो क्या होता है कि हम पहले उनका सिलेबस देख ले और उसकी सिलेबस को समझ ले, और फिर हम ये एक टाइम फ्रेम बना ले कि अच्छा, अगर से ये इतना वाइड सिलेबस है या इतना क्रिस्प सिलेबस है या इतना छोटा सिलेबस है, मैं इसको कवर कितने दिन में कर सकता हूँ, जो कम से कम टाइम में मैं कवर कर सकूँ. फिलॉसफी किसी भी ऑप्शनल चूज़ करने का सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि मैं कितने टाइम फ्रेम में कवर कर सकूँ इसको. जब आप ऐसे बहुत सारे ऑप्शनल है जो ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आप उनको कवर करते 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 वो 1 साल 2 साल आपका सिलेबस ही लेकर चला जाता है. बट फिलॉसफी एक ऐसा फिलॉसफी एक ऐसा ऑप्शनल है जो आप, अगर से कोई आपको ये बोले कि मेरा ऑप्शनल जो है वो फिलॉसफी था और मैंने 2 महीने में कवर कर लिया, तो आप यकीन कर लेना, है ना, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी छोटा है और इसमें कुछ ही चीज़ पढ़ते हैं ना. अभी हम देखेंगे कि हम सिलेबस में क्या पढ़ते क्या है फिलॉसफी में. सी फिलॉसफी के बहुत सारे ब्रांच हैं, बट यूपीएससी ने हम पे एक एहसान किया कि हमारे सिलेबस में बहुत सारे ब्रांच नहीं दिए हैं, सिर्फ 4 ब्रांच दिए हैं. फिलॉसफी ऑप्शनल की 2 पेपर होती है, 2 पेपर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 ब्रांच दिए हैं. पेपर 1 को पहले देखते हैं. पेपर 1 में उन्होंने पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रांच रखा है. कौन कौन सा? एक ब्रांच दिया है क्या? मेटाफिजिक्स. एक ब्रांच है क्या? मेटाफिजिक्स. दूसरा ब्रांच क्या है? एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी. अब ये होता क्या है? ये एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, ये मेटाफिजिक्स क्या होते हैं, है ना. अब इसको समझते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि जो नॉलेज हमें दिया जाता है या जो नॉलेज हम बोलते हैं कि हमारे पास नॉलेज है, तो वो नॉलेज आता कहाँ से है? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज? एंड सोर्स से पहले एक क्वेश्चन और है कि नॉलेज होता क्या है? व्हाट इज नॉलेज? क्या आपने कभी सोचा है कि नॉलेज के भी कुछ प्रकार होते होंगे? ऑफ कोर्स नॉलेज की भी कुछ वैलिडिटी होती होगी. कुछ नॉलेज ऐसे होते होंगे जो वैलिड होते होंगे, कुछ नॉलेज ऐसे होते होंगे जो इनवैलिड नॉलेज होते होंगे. तो ये सब हम पढ़ते कहाँ से? ये सब हम कहाँ सीखते हैं? ऑफ कोर्स जहाँ सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है फिलॉसफी की जहाँ हम क्या पढ़ते हैं कि नॉलेज क्या है, व्हाट इज नॉलेज, what are the types of knowledge, what are the characteristics of knowledge, what is true knowledge, what is valid knowledge, what is invalid knowledge. यानी नॉलेज से रिलेटेड हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वो क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी. नाउ अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. अगर से आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, इट मीन्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप फिलॉसफी ही पढ़ रहे हो. याद करें मैंने शुरू में क्या कहा था कि फिलॉसफी इज़ अ मदर ऑफ ऑल साइंसेस. तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, एपिस्टेमोलॉजी पढ़ रहे हो, है ना. अगर से नॉलेज से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हो तो एपिस्टेमोलॉजी पढ़ रहे हो, विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू फिलॉसफी. तो हम यहाँ क्या पढ़ते हैं एपिस्टेमोलॉजी में? नॉलेज से रिलेटेड. एपिस्टेमोलॉजी की मीनिंग होती है क्या? थ्योरी ऑफ नॉलेज. थ्योरी ऑफ नॉलेज. और इसमें हम पढ़ते क्या हैं? इसमें हम पढ़ते हैं क्या? व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट. फिर हम क्या पढ़ते हैं इसमें? टाइप्स पढ़ते हैं.
टाइप्स ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज, कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी चीज होती है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है ना. फॉर एग्जाम्पल दिस marker has a various characteristic. It is solid, it has a definite shape and size, it is used to write. So इनके कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑफ कोर्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम इसे जान पा रहे हैं. तो नॉलेज की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती होंगी ना. अगर से वो कैरेक्टरिस्टिक पूरी नहीं कर रही है तो वो वैलिड है या नहीं है. तो हम ये सब चीज़ जहाँ भी सीखते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी. अब आते हैं किस पे? मेटाफिजिक्स पे. शेक्सपियर का आपने नाम सुना होगा. शेक्सपियर ऑलवेज यूज्ड टू से दैट व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है. बट आई यूज्ड टू से एवरीथिंग इज इन द नेम. नाम समझ गए, गेम इज ओवर, है ना. तो पहले देखते हैं ये मेटा का मीनिंग क्या है. मेटा का मीनिंग है क्या? बियॉन्ड. और फिजिक्स का मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है? स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. फिजिक्स मीन्स फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड. सी बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड. अब मैं आपसे बोलूं कि क्या आप ऐसा कोई भी चीज का नाम बता सकते हो जो इस फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड हो? नाउ जब हम फिलॉसफी में कभी भी फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इस वर्ल्ड से बाहर, यानी इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं ना, स्टार्स, गैलेक्सी, जितनी भी गैलेक्सी है वो क्या है? फिजिकल वर्ल्ड में. तो ऐसी कौन सी चीज है जो इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं आती, जिसे हम नहीं देख पाते? क्या आप सोच पाओगे? सी जब मैं ये कहता हूं कि गॉड, तो क्या गॉड फिजिकल वर्ल्ड में आता है? क्या हम गॉड को देख पाते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं देख पाते, है ना. जब मैं ये कहता हूं सॉल, तो क्या हम सॉल को देख पाते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. जब हम कहते हैं क्या? लिबरेशन, तो क्या हम लिबरेशन देख पाते हैं? मोक्ष देख पाते हैं? बॉन्डेज देख पाते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. हेवन देख पाते हैं? हेल देख पाते हैं? नहीं देख पाते. तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? मेटाफिजिक्स में. और फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल वर्ल्ड के बारे में. बट मेटाफिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड के बारे में. सी जब हम फिजिकल वर्ल्ड पढ़ने के लिए, ये इस वर्ल्ड को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है? फिजिक्स है. हमारे पास लेबोरेटरी है, बहुत सारे ऐसे ऐसे लैब है जहाँ हम, रिसर्च सेंटर है जहाँ हम ये फिजिक्स पढ़ते हैं. बट बहुत सारी ऐसी भी चीज़ तो है जो हमें फिजिकल नहीं है, हमारे सामने नहीं दिखती है, लेकिन उनको पढ़ना ज़रूरी है. और वो हम जहाँ पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक्स. बस यही दो चीज़ है हमारे पेपर 1 में. सेम दोनों चीज़ को हम इसको एक मरतबा वेस्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं और एक मरतबा इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं. यही हमारा क्या? पेपर 1. वेस्ट के अप्रॉक्स 17 to 18 क्लासेस है ना. 17 to 18 फिलोसफर को पढ़ना होता है. दैट इज मोर देन इनफ. बस हमारे सिलेबस में ही उतना है ना, तो इसीलिए उतना ही पढ़ते हैं. इंडियन में 12, इंडियन में टोटल 12. चरवाक से शुरू करते हैं और बिंदु तक पढ़ते हैं. इसमें प्लाटो से शुरू करते हैं, स्ट्रॉसन तक पढ़ते हैं. बस यानी सी हमारा एक तो सिलेबस ऑलरेडी छोटा था, और यूपीएससी वालों ने हम पे और भी एक एहसान कर दिया. क्या कि देखो इसमें कितना अप्रॉक्स 30 क्लासेस मोर देन इनफ. और इनफैक्ट इसमें से और भी सिलेबस हमारा छोटा हो जाता है. क्यों? वेस्ट के बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हैं जो सिर्फ और सिर्फ एपिस्टेमोलॉजी पे बात करेंगे और मेटाफिजिक्स पे बात नहीं करेंगे. वो मेटाफिजिक्स को ही एक्सक्लूड कर देंगे. इंडियन के भी ऐसे बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेटाफिजिक्स पे बात करेंगे, एपिस्टेमोलॉजी पे नहीं पढ़ेंगे. तो यानी इनका जो इन पे बात करेंगे मेटाफिजिक्स पे, उनका सिर्फ और सिर्फ मेटाफिजिक्स ही पढ़ना होगा, उनका दोनों चीज़ नहीं पढ़ना होगा. जो फिलोसफर वेस्ट के एपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे, हम उनकी सिर्फ और सिर्फ एपिस्टेमोलॉजी ही पढ़ेंगे. अगेन तो अब एक और यहाँ पर सहूलत दिखाते हैं. सी जब आप इसे पढ़ेंगे ना डीपली, एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स, तो मोस्टली इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा है ना, मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 to 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेंगे. जिसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब सारे फिलोसफर, जितने भी फिलोसफर आएंगे ना, वो डिफरेंट तरीके से देंगे. मगर मान लो नंबर 1 नंबर पे आया क्या? एक फिलोसफर,
उन्होंने किसी पर्टिकुलर एक्स क्वेश्चन का जवाब दिया कि ये है। अब अगर से दूसरा इससे कन्फ्लिक्ट करेगा, इसको अपोज करेगा, तो वो क्या कहेगा कि नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जितने भी फिलोसोफर आएंगे और जितने भी थ्योरी देंगे, तो पहला तो वो जो एस्टेब्लिश थ्योरी है ऑलरेडी, उसको वो गलत प्रूफ करेंगे। यानी हम एक थ्योरी को बार बार रिपीट करते करते हम लोग इतनी बार पढ़ते हैं कि वो ऑटोमेटिकली हमें पता हो जाता है, हमें याद हो जाता है। तो इसमें ऐसा कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिलॉसफी लेने का एक ये भी बेनिफिट है। नाउ अब आते हैं किस पे, पेपर 2 पे। सी पेपर 2 में जब हम फिलॉसफी में किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो काफ़ी डीपली पढ़ते हैं ना, वो और इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते। जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं या पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑफकोर्स नहीं पढ़ते। हम इसमें जो पढ़ते हैं वो हमारा अप्रोच ही काफ़ी अलग होता है, देखेंगे कैसे। फिर आता है क्या हमारा पेपर 2। इसमें हम दो चीज़ पढ़ते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फिलॉसफी के 2 ब्रांच को पढ़ते हैं। इसमें जो पहला ब्रांच है वो है किसका, सोशियो पॉलिटिकल का। और दूसरा ब्रांच इसमें क्या पढ़ते हैं, रिलीजियस फिलॉसफी। दूसरा ब्रांच हम क्या पढ़ते हैं, रिलीजियस फिलॉसफी। क्या आप सोच सकते हो कि इसमें क्या पढ़ते होंगे, सोशल में क्या क्या चीज़ आती है। जब मैं ये कहता हूं कि कास्ट, तो क्या कास्ट एक सोशल फेनोमेना है, ऑफ कोर्स कास्ट। जब मैं ये कहता हूं कास्ट, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्या आता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जब मैं ये कहता हूं जेंडर, तो आपके माइंड में, कॉन्शियसनेस में ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ पर कास्ट पढ़ते हैं तो हम मोस्टली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ही पढ़ते हैं। जहाँ पर जेंडर पढ़ते हैं हम वहाँ पर मोस्टली क्या पढ़ते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही पढ़ते हैं। जब हम कहते हैं फीमेल, तो फीमेल में हम क्या पढ़ते हैं, मोस्टली 2 ही चीज़ पढ़ते हैं। एक क्या, प्रॉपर्टी राइट्स, 2 लाख का डॉरी देकर उनकी 10 लाख की प्रॉपर्टी हम हड़प लेते हैं। तो उनको सबसे पहले देना क्या ज़रूरी है, प्रॉपर्टी राइट्स। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी जो फिलोसफिकल डिस्कशन होती हैं, वो हम इसमें देखते हैं। फिर हम उसके बाद जब वुमेन की बात जैसे ही आती है, वुमेन या फीमेल की बात जब भी आती है, तो हम उनके बारे में एम्पावरमेंट, एक ही सॉल्यूशन क्या देते हैं कि उनको एम्पावर करना होगा। फिर इसमें सिर्फ सोशल ही नहीं है, इसमें क्या है, पॉलिटिकल भी है। पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। पॉलिटिकल से एंगल से आप देखोगे तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, मार्क्सिज्म। फिर हम क्या पढ़ते हैं, इक्वालिटी पढ़ते हैं फिलॉसफी के एंगल से, है ना। इक्वालिटी जब हम पेपर 1 में या पेपर 2 में पढ़ते हैं पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो वो टोटली ऑल टुगेदर तरह से पढ़ते हैं ना। इक्वालिटी हम पेपर 3 में भी पढ़ते हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं इक्वालिटी, तो वो भी हम काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। बट जब हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं इक्वालिटी या किसी भी आइडियोलॉजी को, किसी भी थ्योरी को, तो वो हमारा अप्रोच ही अलग होता है। क्यों, सी फिलॉसफी इज़ अ न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। फिलोसोफर कौन होता है, जो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेट करता हो। तो हर एक दुनिया में जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं, सबकी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। तो जो न्यूट्रल आदमी होगा वो तो दोनों साइड देखेगा, ये प्रोज वाले भी एंड कॉन्स वाले भी। ऐसा तो नहीं होगा कि वो क्योंकि इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं इसलिए इनका जो ड्रॉबैक्स है उनको छोड़ दिया जाए, साइडलाइन कर दिया जाए, उनके ऊपर बात ही ना की जाए। ये कौन कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कोई लीडर ही कर सकता है। बट एक फिलोसोफर कभी भी जितने भी ड्रॉबैक्स होंगे, जितनी भी क्रिटिसिज्म होगा, उनको हाईलाइट करेंगे, उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, बट उनके ड्रॉबैक्स को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, है ना।
इक्वालिटी, इक्वालिटी में हम क्या देखते हैं, जब हम पेपर 2 में पढ़ते हैं तो इक्वालिटी को हम किस तरह से देखते हैं कि सबको समानता ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, है ना। बट फिलोसफर क्या कहते हैं कि अगर से आप सबको, इफ एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली द रिजल्ट विल बी इनइक्वालिटी, कि सबको अगर से एक समान अगर से ट्रीट कीजिएगा आप तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, इनइक्वालिटी। तो इस तरीके से काफ़ी इस पे बहुत सारे फिलोसफर अपने अपने व्यू देंगे, सब अपने अपने इक्वालिटी को डिफाइन करेंगे, वो बताएंगे कि इक्वालिटी कैसे हम अचीव कर सकते हैं। फिर जब इक्वालिटी की बात आती है तो फिर हम जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस है क्या, है ना। अगेन जो हम पेपर 2 में जस्टिस पढ़ते हैं उससे हम काफ़ी डिफरेंट तरीके से फिलॉसफी में जस्टिस पढ़ते हैं। फिर भी आइडियोलॉजीज है ये सब पढ़ते हैं, इक्वालिटी हो गई, जस्टिस हो गई, फ्रेटर्निटी हो गई, फ्रीडम हो गई, लिबर्टी हो गई। फ्रीडम एंड लिबर्टी में डिफरेंस भी देखते हैं। फिर उसके बाद सोवेरेनिटी हो गई, सोवेरेनिटी हो गई, ये भी हम देखते हैं कि सोवेरेनिटी का कंसेप्ट कहाँ से आया, ये आना, इसे लाना इतना ज़रूरी क्यों हो गया, इसे लाया ही क्यों गया, सोवेरेनिटी की जो कंसेप्ट है इसे पहली मर्तबा कब लाया गया, इसे कौन ऐसा पहला फिलोसफर था जिसने इसे दिया, ये सब देखते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे हम लोग जब अपनी प्रियम्बल पढ़ते तो क्या बोलते हैं, इंडिया इज अ सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये सारे चीज हम लोग क्या इसमें पढ़ने वाले हैं ना। बट जो आप पेपर फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब हम फिलॉसफी में सेकुलरिज्म पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं ना। सी आप लोगों को जो अभी बताया गया होगा या पेपर 2 में या पेपर 1 में भी, जो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हम जब सेकुलरिज्म पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, पहला हम यहाँ पर किनके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, फिलॉसफी, है ना, कि फिलॉसफी में सेकुलरिज्म को कैसे पढ़ा जाता है। और फिर हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि हम पेपर 1 में हम जीएस की बात करो, है ना। जीएस पेपर 1 में जब हम सोसाइटी में सेकुलरिज्म को पढ़ते हैं एंड पेपर 2 में भी हम पढ़ते हैं पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। पहले ये तो ऑफ कोर्स आपने पढ़ा होगा, है ना। क्या यहाँ क्या पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, कि भाई रिलीजन अपना काम करेगा और स्टेट अपना काम करेगा, ये इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा और ये इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। हम पेपर 2 में यही पढ़ते हैं ना। फिर उसके बाद जब पेपर 1 में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हार्ड सेकुलरिज्म है और एक सॉफ्ट सेकुलरिज्म है, जहाँ पर हम हार्ड में किसका एग्जाम्पल दे देते हैं, फ्रांस का, सॉफ्ट में किसका एग्जाम्पल दे देते हैं, इंडिया का। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या सच में सेकुलरिज्म इतना ही है, यही है, सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, दैट इज मोर देन इनफ? नो, इनफैक्ट सेकुलरिज्म ये है ही नहीं। सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट आया था, पहले ये देखते हैं कि सेकुलरिज्म है क्या, ये आया कहाँ से, ये आया क्यों। सेकुलरिज्म जिस टर्म से बना है ना, वो टर्म कौन सा है, सेक्युलम मीन्स दिस वर्ल्डली। दिस वर्ल्डली, इसका मतलब है कि इस सेकुलरिज्म को आने से पहले किसी और दुनिया की बात होती रही होगी कि देखो अगर से तुम ऐसा नहीं करोगे तो इन द डे ऑफ जजमेंट यू विल बी पनिश्ड, है ना, कि यहाँ अगर से ऐसा नहीं किया तो वहाँ तुम्हारे साथ ऐसा होगा, यहाँ मेरी बात नहीं मानोगे तो वहाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। नाउ सेम इसको आने से पहले जो पोप थे, जितने भी चर्च के फादर थे, पोप कल्चर चलता था एक,
कि किंग सिर्फ और सिर्फ नाम का होता था, वो सोवरेन नहीं होता था, सारा पावर कहाँ होता था? चर्च के पास। अब इससे दिक्कत थी। जो लोग जिनका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया होगा वो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट 14 सेंचुरी से पहले आप ले लो अप्रॉक्स, है ना, क्या था जो ईस्टर्न अरब था, इस अरब वर्ल्ड जो था, जो अरब वर्ल्ड था, यहाँ साइंस एंड टेक काफ़ी डेवलप कर चुका था, यहाँ मेडिकल काफ़ी डेवलप कर चुका था, यहाँ लिटरेचर काफ़ी डेवलप कर चुका था। और फिर उसके बाद देखते हैं यूरोप साइड। यूरोप में क्या था कि फादर जो है वो ये बोल कर रखते थे कि अगर से कोई भी समुंदर के उस पार गया तो वो क्रिश्चियन रहेगा ही नहीं, उसका धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। अब इस चक्कर में क्या था कि कोई भी समुंदर के इस पार से उस पार जाता ही नहीं था। अब अरब वर्ल्ड में क्या हो रहा है? अरब वर्ल्ड में रेनेसा आ चुका है ना, अभी यूरोप में रेनेसा नहीं आया। तो ये लोग अभी भी क्या है, ये लोग अभी पिछड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, बहुत ही ज़्यादा। यूरोप अभी बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। अरब वर्ल्ड क्या है? साइंस एंड टेक में ग्रो कर रहा है, मेडिकल में ग्रो कर रहा है, लिटरेचर में ग्रो कर रहा है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी में जितनी भी सारी न्यू वो आ रही इन्वेंशन में, सब में ये अरब वर्ल्ड ग्रो कर रहा है। बट यही है ना कि बेरी आप कितना दिन बांध के रखोगे, कोई ना कोई तो तोड़ेगा। तो इस यूरोप से बहुत सारे जो थिंकर थे, फिलोसफर थे, वो इस बेरी को तोड़कर कुछ पहुंच गए यहाँ। जब यहाँ से यहाँ इस वर्ल्ड में आए, वो देखा कि यार यहाँ तो बहुत कमाल की चीज़ें हो रही हैं, यूरोप में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। फिर ये लोग गए वहाँ यूरोप, और फिर वहाँ जाकर लिखना शुरू किया, अपोज करना शुरू किया, है ना, आइडियोलॉजी देनी शुरू की। शुरू में तो कोई वैल्यू नहीं हुई, मगर ऑफ कोर्स उसी में से एक फिलोसफर कौन थे? जॉर्ज जेकब होलियनकी, जिन्होंने ये दिया सेकुलरिज्म। तो इनके जो प्रोपाउंडर है वो कौन है? जॉर्ज जेकब होलियनकी। बट हमें अब ये देखना है कि ये मेजर चेंजेस आए कहाँ। हमें ये पढ़ाया जाता है कि स्टेट, सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, और यहाँ से हमें ऐसा लगता भी नहीं कि इट इज़ एंटी रिलीजन, है ना, सेकुलरिज्म इज नॉट एंटी रिलीजन, हमें ये बताया जाता है, और इनफैक्ट हमें ऐसा लगता भी है। बट क्या ये बात सच है? इनफैक्ट इनके डेफिनेशन के हिसाब से तो बिल्कुल भी सच नहीं है। क्यों? जिस तरह से सेकुलरिज्म को जॉर्ज जेकब होलियनकी डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं अ कोड ऑफ ड्यूटी, a code of duty pertaining to this life, pertaining to this life, founded on consideration, founded on consideration purely human। इससे ये कहते हैं कि अब बहुत हो गया ना, रिलीजन को अब हटाओ, अब जो भी रूल्स बनेगा, जो भी लॉस बनेगा, वो इंसान बनेगा, और उसका सेंटर भी कौन होगा? इंसान होगा। अब रिलीजन किसी भी चीज़ में एक ज़रा भी 0% भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यहाँ से तो हमें यही पड़ता है कि ये नाउ, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है? एंटी रिलीजन। एंटी रिलीजन नहीं भी है, बट कोई आइडियोलॉजी कितनी अच्छी है ये जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? उसका रिजल्ट देखना पड़ता है कि इससे आउटकम्स क्या आया, इससे अचीव क्या हुआ। इनफैक्ट सेकुलरिज्म की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। जब सोवियत यूनियन ने सेकुलरिज्म को अपनाया, तो जब सेकुलरिज्म आने से पहले और सेकुलरिज्म आने के बाद का थोड़ा सा माहौल देखते हैं। सोवियत यूनियन में अप्रॉक्स कम से कम 2 से 3 मिलियन लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो लोग सेकुलरिज्म को अपना नहीं रहे थे। जैसे ही सेकुलरिज्म आया, सेकुलरिज्म आने से पहले अप्रॉक्स 20,000 चर्चेस थी सोवियत यूनियन की, उसमें सेकुलरिज्म आने के बाद 15,000 चर्चेस तोड़ दी गई। उसमें से ऑफकोर्स बहुत सारे मॉस्क भी थे। अप्रॉक्स ऐसा कहा जाता है कि 4,000 to 5,000 मॉस्क भी तोड़ा गया। तो सेकुलरिज्म तो एंटी रिलीजन नहीं है,
तो फिर वो मॉस्क को क्यों तोड़ रहे थे, वो चर्चेस को क्यों तोड़ रहे थे? सेकुलरिज्म आने के बाद एक और एक्ट लाया गया, द सस्पेक्ट एक्ट। सोवियत यूनियन में एक एक्ट लाया गया जिनका नाम था क्या, द सस्पेक्ट एक्ट। इस एक्ट के में ये लिखा हुआ था कि आप किसी को सिर्फ इसलिए मार देना कि किसी ने किसी पादरी को, पोप को रहने के लिए पनाह दिया हो, छुपने के लिए जगह दिया हो, अगर से इतना भी सस्पेक्ट है तो मार दो उसको, है ना, कोई एक्शन नहीं होगा, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, कोई कंसिक्वेंसेस नहीं होगा उसका, मार दो उसको। तो यहाँ से तो हमें यही पता चला है कि नहीं, सेकुलरिज्म, ऑफ कोर्स सेकुलरिज्म इज एंटी रिलीजन, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। और अगर से इसमें सेकुलरिज्म में प्रॉब्लम नहीं होता तो फिर हम ये हार्ड सेकुलरिज्म क्यों सुनते हैं, सेकुलरिज्म क्यों सुनते हैं, हार्ड सेकुलरिज्म क्यों सुनते हैं, और सॉफ्ट सेकुलरिज्म क्यों सुनते हैं? सी, अगर से 4G मोबाइल बहुत ही अच्छा था तो फिर 5G क्यों आया? 4G में बहुत सारी कुछ ना कुछ कमी रही होंगी, तो ऑटोमेटिकली जब ये हार्ड और सॉफ्ट आ चुका तो फिर जो सिंपल सेकुलरिज्म था उसमें क्या दिक्कत थी? ऑफ कोर्स बहुत सारी दिक्कत रही होंगी, है ना। हम इस तरीके से पढ़ते हैं। ये क्या था, ये इंट्रोडक्शन था सेकुलरिज्म का, बट जब हम पढ़ेंगे इसे काफ़ी डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे। सेम चीज़ आते हैं किस पे, नो सेम चीज़ आते हैं। अब थोड़ा सा ये देखते हैं, अब हम इसमें जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं ना। जब हम पेपर 1 में जब सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से जेंडर पढ़ते हैं तो वहाँ हम क्या पढ़ते हैं, हम बहुत ही नेक इंसान बनने की कोशिश करते हैं, है ना। हमें लगता है कि हम जो ये राइट्स की बात कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बात है। हम क्या करते हैं वहाँ, जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जैसे ही टॉपिक आता है हर किसी के माइंड में सिर्फ और सिर्फ वोमेन आता है, बट जेंडर सिर्फ वोमेन तो है नहीं। हमारे पास क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जब भी आता है तो उसमें एक चीज ये भी आती है, क्या, LGBTQ एंड प्लस कम्युनिटी। हमारे पास जब हम पेपर 1 में इसे पढ़ते हैं या पेपर 2 में इसे पढ़ते हैं या पेपर 4 में भी, इनफैक्ट एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कभी इसे क्वेश्चन आता है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम बहुत ही अच्छे बनने की कोशिश करते हैं कि हाँ इन्हें भी राइट देनी चाहिए, है ना, इनको भी राइट्स मिलने चाहिए, इनको भी सारे राइट्स मिलने चाहिए। नाउ फिलॉसफी आपसे यह क्वेश्चन करेगा कि इनको कौन से राइट मिलने चाहिए। राइट तो ऑफकोर्स मिलने चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं तो ऑफकोर्स इसे राइट मिलने चाहिए, बट कौन से राइट मिलने चाहिए? इनमें से जितने भी वो हैं, वो जो उनका रियल जेंडर होता है ना, रियल जेंडर इन द सेंस कि जिस जेंडर के साथ वो इस दुनिया में एंटर करते हैं यानी जन्म लेते हैं, वो अपने आप को उस जेंडर में आइडेंटिफाई ही नहीं करते। उनको इस तरह के लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं वो क्या होते हैं, जो अपना नेचुरल सेक्स है उनका वो उसमें फिट ही नहीं आते, वो फिर दूसरे सेक्स को अपनाते हैं। अब उनको आप राइट्स दोगे तो कैसे दोगे? पहला, इसका जवाब जो है ऑफ कोर्स ये फिलॉसफी से पहले नहीं मिलेगा। फिलॉसफी से पहले हमें इसे बायोलॉजी में जाना पड़ेगा। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है क्या कि हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है ना वो 2 ही होता है, या तो X होता है या Y होता है। यानी हमारे पास तो 2 ही है, बायोलॉजिकली हमारे पास 2 ही क्रोमोसोम है, या तो X है या Y है। फिर हम जब इससे गैमेट फॉर्मेशन होता है तो या तो ये XX होगा यानी फीमेल होगा, या XXY होगा, है ना, या मेल होगा। यानी बायोलॉजिकली तो हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल ही है, तो फिर ये इतने सारे जेंडर कहाँ से आ गए, है ना। द क्वेश्चन इज कि फिर ये इतने सारे जेंडर कहाँ से आ गए? साइंस क्या कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही जेंडर हो सकते हैं, बट अभी सोसाइटी क्या कह रही है कि हमारे पास इतने सारे ज़्यादा जेंडर हैं। नाउ लेट्स से एक लेस्बियन की बात करते हैं या गे की बात करते हैं ना, या बाइसेक्सुअल की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, जेंडर क्वीर की बात करते हैं, किसी की भी बात करते हैं। लेट्स से कि मैं इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल दैट आई एम अ मेल बट आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ फीमेल, है ना, और मैं ये क्लेम कर रहा हूँ
क्योंकि मैं फीमेल हूं, क्योंकि मैं फील करता हूं फीमेल की तरह, दैट इज वाई, इसीलिए मुझे सारे के सारे अधिकार महिलाओं वाले मिलने चाहिए। क्या ये जस्टिफाइड है? नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये जस्टिफाइड है? सी, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप तो कह दोगे कि यस मिलना चाहिए, अगर से कोई खुद को महिला कर रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं या खुद को महिला की तरह फील कर रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? सी, अगर इसमें दिक्कत क्या है, लेट्स से मैं खुद को महिला मान रहा हूँ और मुझे सारे महिलाओं वाले राइट्स मिल गए। अब किसी कंस्टिट्यूएंसी में वुमेन रिजर्व सीट है और मैं एक प्रॉपर मेल हूँ, बट मैंने खुद को प्रूफ कर दिया कि मैं अब क्या हूँ, फीमेल हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या है, वो फीमेल की तरह है। अब मैं उस कंस्टिट्यूएंसी पर हमला कर सकता हूँ कि नहीं? पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये भी तो हो सकता है ना कि लेट्स से कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ सिर्फ और सिर्फ वो स्पेशली वुमेन इंस्टीट्यूशन है, और मेरे जैसे 1000 बंदे सिर्फ ये क्लेम कर दे कि या मेरा फीलिंग जो है वो वुमेन वाला है, मैं अपने जेंडर से कभी भी खुद को आइडेंटिफाई नहीं करती हूँ, मैं जिस जेंडर से आया हूँ या जिस जेंडर से आई हूँ मेरा उधर ओरिएंटेशन है ही नहीं, मेरा अपोजिट, मेरा सेक्स सेम सेक्स ओरिएंटेशन है। अब इसमें प्रॉब्लम होगा। लेट्स से मैं एक मेल हूँ अभी, नाउ आई एम अ प्रॉपर मेल, बट समहाउ आई क्लेम दैट आई एम अ फीमेल एंड आई फील लाइक आई एम अ फीमेल, और मुझे सारे उसके राइट्स मिलने चाहिए। अब मेरे लिए मैं कौन से वॉशरूम में जाऊंगा? अगर से मैं किसी फीमेल के वॉशरूम में जाता हूँ तो जो फीमेल होंगी वो मुझसे इनसिक्योर फील करेंगी। अगर से मैं किसी मेल के वॉशरूम में जाता हूँ तो जो मेल होंगे वो हमसे इनसिक्योर फील करेंगे। तो अब राइट्स हम देंगे कैसे? पहला तो यही है, राइट्स मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? सी, एट द टाइम ऑफ बर्थ ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन कहाँ छुपा हुआ है? हमारे मेडिकल सिस्टम में। तो हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने पे ध्यान देना चाहिए, है ना कि इस पर के हाँ ठीक है वो जो करना चाहते हैं करें, बट आप साइंस को तो नहीं वो कर सकते ना, साइंस को भी तो हमें मानना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए कि मैं फील करता हूँ ऐसा, तो ऐसा ऑफ कोर्स फीलिंग के बेस पे तो राइट्स नहीं मिलती, अब मिलना भी नहीं चाहिए ना। राइट्स मिलते किसके बेसिस पे? लॉजिक के बेसिस पे, रैशनैलिटी के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे। लॉजिक के बेसिस पे भी आप इनको राइट्स नहीं दे सकते, रैशनैलिटी के बेसिस पे आप इनको आप राइट्स नहीं दे सकते, साइंस के बेसिस पे भी आप इनको वो वाले राइट्स नहीं दे सकते जो ये मांग रहे हैं। बट इनको हर वो राइट्स मिलनी चाहिए जो एक ह्यूमन को मिलता है ना। अगर से वो एक प्रॉपर फीमेल है देन ऑफ कोर्स उनको सारी वो राइट्स मिलनी चाहिए जो एक फीमेल को मिलती है किसी भी स्टेट में। अगर से वो एक प्रॉपर मेल है तो उनको वो सारी राइट्स मिलनी चाहिए जो एक प्रॉपर मेल को मिलता है। और अगर से मान ले कि वो ये इन दोनों में से कोई नहीं है तो उनको वो सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए कि वो उस जेंडर में ढल सके या सेम एग्जैक्टली वैसी बन सके जिस जेंडर के साथ वो इस वर्ल्ड में एंटर की थी, है ना। तो हमें जब हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं तो इस तरह से डीप में जाते हैं। अगेन इसमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, पहले तो हम ये भी जानेंगे कि ये प्रॉब्लम होता क्या है। इनफैक्ट अभी आपको ये भी नहीं पता होगा बहुत सारों को कि ये होता क्या है, ये लेस्बियन क्या होता है, गे क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है, जेंडर क्वीन क्या होता है, एंड प्लस प्लस सोन बहुत सारे हैं। तो ये सब होता क्या है, क्वेश्चन अब यहाँ से आना शुरू हो गया। तो ऑफकोर्स हमें समझना पड़ेगा। जब हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ते हैं। फिर आते हैं मूव करते हैं किस पे, नो अब आते हैं किस पे, पेपर 2 के पार्ट 2 पर, रिलीजियस फिलॉसफी पे अब आते हैं ना। नो रिलीजियस फिलॉसफी पे पढ़ते हैं। रिलीजियस फिलॉसफी में हम क्या पढ़ते हैं, जब रिलीजन की बात अगर से जब हमें रिलीजन ही पढ़ना है तो रिलीजन का सबसे सेंटर जो चीज़ होती है वो कौन सी चीज़ होती है। जब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आपको यकीन आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि रिलीजन में जो सबसे सेंटर में है वो कौन है, वो गॉड है। तो हम इसमें क्या ना, मेटाफिजिक्स में हम गॉड जो पढ़ते हैं, इसमें जो गॉड पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें जो हम गॉड को पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं
कि अभी हमने क्या डिस्कस करा था कि कोई चीज़ है तो उनकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। गॉड है तो गॉड के क्या होंगे, कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ क्वालिटीज होंगी। कुछ क्वालिटीज होंगी। गॉड का रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, किससे, मैन से। नाउ फिलॉसफी में जब हम मैन यूज करते हैं ना, तो इसमें मैन एंड वोमेन दोनों आता है। फिलॉसफी में जब भी ये टर्म यूज हो मैन, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई डिस्क्रिमिनेशन है, इसका मतलब ये है कि इसमें मैन और वोमेन दोनों है। कि गॉड का रिश्ता क्या है, उन्होंने जो ये आदमी, गॉड का मैन से क्या रिलेशन है, गॉड का इस वर्ल्ड से क्या रिलेशन है। जब हम गॉड की बात करते हैं तो फिर हमें गॉड को प्रूफ भी करना होगा, है ना, वरना लोग क्यों मानेंगे। तो इसमें हम ये भी पढ़ते हैं क्या, प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए जितनी भी एविडेंस है हम वो पढ़ते हैं, जितने भी तरीके हैं गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने का हम वो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ना रिलीजन में सेंटर चीज़ क्या है, गॉड। तो क्या कोई ऐसा रिलीजन हो सकता है जिसमें गॉड ही ना हो बट वो रिलीजन हो। तो हम एक तो ये भी पढ़ते हैं क्या, रिलीजन विदाउट गॉड। इज इट पॉसिबल टू बी अ रिलीजन विदाउट गॉड। और फिर हम इसमें किसे पढ़ते हैं, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को। कि क्या कोई रिलीजन हो सकता है गॉड के बिना भी, अगर से हो सकता है तो कैसे, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है ना। इसमें भी दो पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं। फिर हम इसी में पढ़ते हैं क्या, प्रॉब्लम ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। कि हर कोई तो यही क्लेम करता है कि मेरा रिलीजन धर्म, मेरा जो रिलीजन है वो 100% सच्चा है, वो उससे सच्चा तो कोई है ही नहीं। तो सब तो यही, जितने भी धर्म है वो तो यही क्लेम करता है। तो फिर एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है, वो कैसे पता चलेगा, हम वो पढ़ते हैं। नो, हम प्रॉब्लम ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ पढ़ते हैं। फिर हम उसके बाद पढ़ते हैं इसमें क्या, कि रिलीजन जो है क्या वो रीजन की चीज है या वो फैथ की चीज है। फिर एक जो रिलीजन को सबसे ज्यादा लोग वो करते हैं, यूज करते हैं, है ना, लोग माने या ना माने, लोग आस्तिक हो या नास्तिक हो, मोस्टली केस उसमें मैंने देखा और आपने भी देखा होगा। रिलीजन एंड मोरालिटी। इनफैक्ट आप देखोगे वो हमारे बहुत सारे मोरालिटी का जो सोर्स होता है ना, वो क्या होता है, रिलीजन होता है। क्योंकि मैं शराब नहीं पीता, क्यों, क्योंकि हमारे रिलीजन में ऐसा नहीं है। ये क्या है, मोरालिटी। क्योंकि मैं चोरी नहीं करता, इसकी मोरालिटी कहाँ से आ रही है, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा अलाउ नहीं है। क्योंकि मैं हत्या नहीं करता, वायलेंस नहीं करता, क्यों, क्योंकि हमारे धर्म में। इनफैक्ट हमारी मोरालिटी जो है वो कहाँ से आती है, बहुत सारी, मोस्टली, है ना, बहुत सारी। बट इसमें बहुत सारे एथिस्ट भी तो हैं। एथिज्म इज ऑल्सो ग्रोइंग ट्रेंड इन द वर्ल्ड। अब जो लोग एथिस्ट हैं, अब उनकी सोर्स ऑफ मोरालिटी क्या है। तो रिलीजन, हमारी जो मोरालिटी है क्या सिर्फ रिलीजन से ही आती है या कहीं और से भी आता है। तो हम ये सब भी पढ़ेंगे, रिलीजन एंड मोरालिटी। और अगर से रिलीजन नहीं हुआ तो मोरालिटी कहाँ से आएगा। ये जहाँ भी हम पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिलीजियस फिलॉसफी। इसमें भी एक और टॉपिक आता है, प्रॉब्लम ऑफ एविल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑफ कोर्स अगर से आप इन्हें पढ़ेंगे सही से तो ये टॉपिक 20 से 25 मिनट का है ना, 30 अप्रॉक्स, मोर देन, ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना, 30 मिनट। 30 मिनट्स इज मोर देन इनफ। बट ये आप देखोगे सिर्फ ये ही ऐसा एक टॉपिक है जो दुनिया में अप्रॉक्स 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एथिज्म एक्सेप्ट करने पर यह मजबूर कर दिया। सिर्फ ये प्रॉब्लम ऑफ एविल देखेंगे हम लोग। ऑफ कोर्स हम जब कवर करेंगे
तो हम लोग ये देखेंगे कि ये है क्या, क्यों लोग इसको इतना मतलब वो करते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ऑफ एविल को लेकर लोग अपने धर्म को छोड़कर एथिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा इंटरेस्टिंग होगा। अब वो कितना इंटरेस्टिंग है वो हम पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। नाउ गाइस, that's all for today and I hope you like it, and from tomorrow onwards we are going to read चरवाक, most probably चरवाक, है ना। जैसे टीम की तरफ से मैं वो आता है मैं आपको अपडेट दे दूंगा, बट ज़्यादा चांसेस है कि चरवाक शुरू करें। अगर से इंडियन हम लोगों ने पढ़ा तो चरवाक, अगर से वेस्टर्न पढ़ा तो प्लाटो से शुरू करेंगे, है ना। सो बाय बाय।